अभी हम लोग दरोगा का एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अगर सही तरीके से उस प्रश्नों का ही मूल्यांकन कर लिया जाए तो 60 प्रश्न यानी कि 60% जो प्रश्न है 100 में जो 60 प्रश्न होगा डायरेक्ट यहीं से ही पूछे जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे पीटीएफ जीएस एकेडमी में स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। अभी हम लोग दरोगा का एमसीक्यू देखेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है। विगत वर्षों में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक बार देखेंगे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अगर सही तरीके से उस प्रश्नों का ही मूल्यांकन कर लिया जाए तो 60 प्रश्न यानी कि 60% जो प्रश्न है 100 में जो 60 प्रश्न होगा डायरेक्ट यहीं से ही पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम लोग मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो प्रश्न पूछा गया है इसका अगर सर्जरी हम लोग करेंगे, अगल बगल से जितने भी प्रश्न होते अगर इसको ही हम लोग देख लें तो निश्चित तौर पे 60% आपकी तैयारी पूछे गए प्रश्नों से ही हो जाती है, इसकी गारंटी है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो विगत वर्षों में सबसे पहले सिलेबस पढ़ेंगे और दूसरी बार वो सिलेबस पढ़ने के बाद सिर्फ इस पे वर्क करते हैं। पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दरोगा का, बिहार सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है उस पे वर्क करते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न, ये 2019 में दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में यह सवाल पूछा गया है 2019 में। डेट भी आपको बता देते हैं, 22 दिसंबर 2019 को यह सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, उसी का प्रश्न है। प्रश्नों का मूल्यांकन ज़रूर करना चाहिए, तब जाकर के खुद पता चलेगा कि हमारा स्कोर कहाँ से बढ़ेगा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और ये जो आयोग है किस टाइप का प्रश्न बनाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो ये पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद आपको 50 हो जाएगा, अनुच्छेद 50 हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 हो जाएगा, और अनुच्छेद 51 का के हो जाता है, और एक अनुच्छेद हो जाएगा 49। हमने एक बार कहा था कि अगर 1 से लेकर के 50 तक अनुच्छेद को याद रख लीजिए। यहाँ से देखिएगा जितना भी परीक्षा होता है अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। 1 से लेकर के 50 अनुच्छेद तक याद होना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ ऐसे अनुच्छेद है 10-15, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अगर उसे ध्यान में रखा जाए तो बस हो गया। 60-70 अनुच्छेद से आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम है, सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हो, या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, यहीं से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़िए तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। एक बार में कंप्लीट करने का ये स्ट्रेटजी हो जाता है। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा 51 का क हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 51 का क हो जाएगा। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 के क में इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद जो है 51 के क में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद देखिएगा तो यह 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है। और 36 से 51 की अगर बात करें तो डीपीएसपी का वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। डीपीएसपी का जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका जिक्र किया गया है। हम लोग मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। यह मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। इंदिरा गांधी जब रशिया गई हुई थी तो उनको बहुत पसंद आया। फंडामेंटल राइट्स की तो बात किया गया था संविधान में, लेकिन मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था। आपको अगर अधिकार दिया जाता है तो कर्तव्य भी आपके साथ जुड़ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको अधिनियम में पढ़ते हैं।
मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, अगर सवाल पूछे तो इसका आंसर रूस हो जाता है। स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से, इसे भी देख लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति ये हो जाता है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया। और ये 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था। ठीक से देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य, इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अगर पूछ दे कि मूल कर्तव्य किस समिति के समय आया तो स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से आया। यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और इसी में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यहाँ पे मूल कर्तव्य को यहाँ पे जोड़ा गया। अभी हम लोग वर्तमान में अगर देखेंगे तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितना हो जाएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाता है। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य जो है वह 11 हो जाता है और 11वां मूल कर्तव्य यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य आपको 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। यहाँ पे मूल कर्तव्य को 2002 में यहाँ पे देखिएगा तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य भी पूछा जाता है, क्या है 11वां मूल कर्तव्य, तो यहाँ पे देखिएगा 11वां मूल कर्तव्य हो जाता है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है यह अनिवार्य किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है पंछी के बारे में, दूसरा प्रश्न हो जाएगा पंछी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पंछी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यह इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नामक यूएवी एक संस्करण है, यूएवी एक संस्करण है, यह भारत का उत्पाद है। ऑप्शन में ए, सी, बी और डी दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, उस समय बहुत चर्चा में रहा था ये, इसका आंसर बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन इसका मुझे लगता है नहीं, ठीक है 2, 3 हो जाएगा, है ना। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है यह सही है। तो यहाँ पे देखिए ए भी, यू ए भी का मतलब होता है, यू ए भी के बारे में पूछा गया है। यू ए भी का मतलब होता है यहाँ पे अनमैन्ड, अनमैन्ड हो जाएगा, अनमैन्ड अराइवल व्हीकल हो जाएगा, व्हीकल, है ना, मतलब जिसका मतलब ड्रोन होता है, जिसका मतलब हम लोग यहाँ पे ड्रोन देख सकते हैं। और यहाँ पे ड्रोन का जो आविष्कार है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड्रोन का जो आविष्कार यहाँ पे किया गया, ड्रोन का आविष्कार यहाँ पे होता है अब्राहिम करीम के द्वारा ड्रोन का आविष्कार किया जाता है। अब्राहिम करीम के द्वारा ड्रोन का आविष्कार यहाँ पे किया जाता है। अब्राहिम करीम के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे ड्रोन का आविष्कार किया जाता है। और ये अब्राहिम करीम ने ड्रोन का आविष्कार 1970 में किया था, 1970 में यह किया था। और एक चीज़ और भी बताया जाए, ये यूएवी जो है यह एक डे लाइट कैमरा हो जाता है, यह एक डे लाइट कैमरा हो जाएगा, यह एक डे लाइट कैमरा हो जाएगा, डे लाइट कैमरा हो जाता है, कैमरा यानी कि इंफ्रारेड कैमरा जो है, इंफ्रारेड कैमरा ये हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा ये हो जाता है यहाँ पे।
यानी कि इसमें लेजर उपकरण जो है ये लगे रहते हैं, उसी के बारे में पूछा गया सवाल, उस समय चर्चा में रहा, इसीलिए ये सवाल पूछ दिया आपसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी करंट से संबंधित है, उस समय यह पूछा गया सवाल था। डिजिटल करेंसी अबेर पूछा जा रहा है, डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे पूछा जाए निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये करंट से संबंधित है, तो करंट वर्तमान का जो करंट है 1 साल का वही पूछेगा, पीछे वाला नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग जानिए। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। यूएई और सऊदी अरब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसको? अबेर को। अबेर एक डिजिटल करेंसी हो जाता है, अबेर एक डिजिटल करेंसी हो जाता है। और यहाँ पे कहा जाए तो सऊदी अरब और यूएई के मध्य में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मतलब वो कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिख ही लीजिए सही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक के बीच में यह दोनों एक मुद्रा है जो संयुक्त रूप से दोनों के बीच में चलेगी, इस तरीके से इसका समझौता किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक टेक्नोलॉजी को लेकर के दोनों के मध्य में अबेर डिजिटल करेंसी को लेकर के दोनों मिलकर के क्या किया था? लॉन्च किया था। दोनों मिलकर के लॉन्च किया। ये करंट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का 4था नंबर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 4 नंबर सवाल है। और ये प्रश्न जो है सिर्फ दारोगा में ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न है। बहुत ही वीवीआई हो जाता है। इसका आंसर आपको कुंवर सिंह हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। आज हम लोग इसको 1857 की क्रांति में जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए बिहार में अगर बात किया जाए तो बिहार में यह 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ है। बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुआ 12 जून 1857 को, और यह क्रांति प्रारंभ हुआ देवघर जिला के रोहिणी गांव से, है ना। देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ और यहीं पर 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय है। यहीं पर 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। कहाँ पे? रोहिणी गांव में। क्योंकि 12 जून 1857 पूछा जा सकता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है। और यह प्रारंभ होता है देवघर जिला के रोहिणी गांव से। और इसी रोहिणी गांव में यहाँ पे इन्फ्लेंट रेजिमेंट का मुख्यालय था। 32वीं, ये इम्पॉर्टेंट है, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये मुख्यालय होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इस विद्रोह में यानी कि सैनिक और कुछ अधिकारी थे, दोनों के बीच में विद्रोह होता है, जिसमें नॉर्मल लेस्ली और ग्रांट लेस्ली दोनों की हत्या हो जाती है। और ग्रांट लेस्ली ये दोनों लोगों की इस विद्रोह में हत्या हो जाती है, यानी कि यहीं पे ये दोनों मारे जाते हैं। और यही वजह होता है कि मेजर मैकडोनाल्ड ने यहीं पे देखिएगा, यहीं पे मेजर मैकडोनाल्ड्स ने क्या किया? मेजर मैकडोनाल्ड्स कहता है यहाँ पर कि जितना हो सके अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जितना हो सके निर्दयतापूर्वक दबाओ। और यही वजह था कि इसके ऑर्डर का लोगों ने बखूबी पालन किया। और 1857 की क्रांति में यहाँ पे इस विद्रोह को बड़ी निर्दयतापूर्वक दबाया गया। और इतना ही नहीं, पटना का एक कमिश्नर था, वो भी देखते हैं हम लोग। एक पटना का कमिश्नर जिसका नाम था विलियम टेलर। जिसका नाम क्या था? विलियम टेलर।
जिसका नाम विलियम टेलर था, जिसका नाम विलियम टेलर था, इसने 19 जून को क्या किया? इसने 19 जून को मोहम्मद हुसैन को, नाम भी याद रखिए, इसने मोहम्मद हुसैन को, अहमद अल्लाह को, अहमद एक नाम रहता है अहमद अल्लाह को, और नेक्स्ट नाम रहता है वज़ायुल हक को, वज़ायुल हक, एक नाम रहता है वज़ायुल हक, बजाइल हक। इन सारे लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है, इन सारे लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है। यानी कि 19 जून को पटना का कमिश्नर जो विलियम टेलर रहता है, वह मोहम्मद हुसैन, अहमद अल्लाह और वयाजुल हक को नज़रबंद करवा देता है। क्यों नज़रबंद करवा देता है? क्या आरोप लगती है? आरोप भी हो सकता है, आपसे पूछा जाए तो आरोप लगाया जाता है इन सारे लोगों पे कि इन लोगों ने वहाबियों को सहायता प्रदान किया था। इन लोगों ने वहाबियों को सहायता प्रदान किया था। इन लोगों ने वहाबियों को क्या किया था? सहायता प्रदान किया था। इसलिए इन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। इसी समय, और भी आगे हम लोग देखते हैं, इसी समय की बात है 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में विद्रोह हो जाता है। इसी समय पटना सिटी में जो है, पटना सिटी में, एक मिनट, सॉरी लाइट कट गया। इसी समय पटना सिटी में विद्रोह जो है वह प्रारंभ हो गया, जिसका नेतृत्व हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका नेतृत्व पीर अली कर रहे थे, जिसका नेतृत्व पीर अली कर रहे थे। और पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, यह एक पुस्तक विक्रेता थे। यहाँ पर पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। और यहीं पे यानी कि 3 जुलाई 1857 को जो पटना सिटी में 1857 का नेतृत्व जो पीर अली कर रहे थे, इसी विद्रोह में यहाँ पे एक अफीम का एजेंट था। यहीं पे एक अफीम का एजेंट था जिसका नाम था लायल, और लायल जो है इस विद्रोह में मारा गया, जिसके वजह से पटना का कमिश्नर विलियम टेलर और गुस्सा हो गया। और गुस्से में उसने, और भी देख लीजिए, गुस्से में उसने छपरा, पूछा जा सकता है, छपरा, आरा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद गया, उसके बाद मोतिहारी, यहाँ पर सेना को सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। किसने? विलियम टेलर ने। जब देखा कि अफीम जो एक व्यापारी है, अफीम एक अधिकारी लायल है, उसकी हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है, तो पटना का कमिश्नर जो विलियम टेलर था बहुत गुस्से में आ जाता है, बहुत नाराज़ हो जाता है। और उसने अपने सेना को छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी में, मतलब समझिए यहाँ पे, मतलब सख्ती से निपटने का निर्देश देता है। यहीं पे देता है जिसमें पीर अली के घर को बुरी तरह नष्ट कर दिया जाता है, जिसमें पीर अली के घर को बुरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे 17 लोगों को फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे 17 लोगों को फांसी दे दी जाती। इतना ही नहीं, और आगे देख लीजिए, इतना ही नहीं, यहाँ पर एक सुगौली का क्षेत्र है ना, एक सुगौली का क्षेत्र है जहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कर अपने कमांडर को ही हत्या कर दिया। सुगौली का एक क्षेत्र है जहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कर अपने कमांडर की, मतलब यहाँ पे अपने कमांडर की हत्या कर दी, और उस कमांडर का नाम यहाँ पे होलियस होता है, होलियस, और दूसरे का नाम यहाँ पे होलियस रहता है। और यहाँ पे कहे तो होलियस और इनकी पत्नी, यानी कि इनकी जो पत्नी रहती है, इनकी पत्नी को ही ये लोग मार डालते हैं। सुगौली में ही ये
काम हो जाता है। यहाँ पे कमांडर हैं जिनका नाम है होलियस, और इनकी पत्नी की हत्या यहीं पे कर दिया जाती है। इतना ही नहीं, विद्रोही जो होते हैं, विद्रोही क्या करते हैं ना, विद्रोही यहाँ पे देखिएगा कह सकते हैं, यानी कि यहाँ जब हुआ ये घटना तो पटना के कमिश्नर ने 30 जुलाई को पटना के कमिश्नर ने 30 जुलाई को पटना के कमिश्नर ने, इसे याद रखिएगा, है ना, सारण, तिरहुत, चंपारण, सारण, तिरहुत एक हो जाता है चंपारण, और चंपारण के बाद पटना में यहाँ पे सैनिक शासन जो है वो लागू कर देता है। यहीं पे सैनिक शासन लागू कर देता है, ठीक है, सैनिक शासन लागू कर देता है यहाँ पर। कब? 30 जुलाई को सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में सैनिक शासन जो है यह लागू कर देता है। इतना ही नहीं, विद्रोहियों ने टिकरी राज्य पर आक्रमण करके उसको तहस नहस तो करता है, साथ ही साथ उस टिकरी राज्य से धन संपत्ति भी क्या करता है, लूट लेता है। यानी कि विद्रोहियों ने टिकरी राज्य को, टिकरी जो राज्य है, राज्य पर आक्रमण करता है और उसको लूट भी लेता है यहाँ पे। यानी कह सकते हैं कि विद्रोही अगस्त में भागलपुर में विद्रोह करता है। और एक चीज़ और भी देखिए, गया में ये लोग विद्रोही क्या करते हैं, 400 युद्ध बंदियों को मुक्त करा देते हैं, 400 युद्ध बंदियों को मुक्त करा देते हैं। और यहाँ पे देखिए 25 जुलाई का वो दिन है, 25 जुलाई का जो दानापुर का जो सिपाही है, जो दानापुर के रेजिमेंट के सैनिक जो है वो विद्रोह कर देते हैं। यहीं पे दानापुर की रेजिमेंट के जो सैनिक है वो विद्रोह कर देते हैं यहीं पे। और ये सारे के सारे विद्रोही जो हैं वीर कुंवर सिंह को यहाँ पर आकर के अपना नेतृत्व करने के लिए आग्रह करते हैं। वीर कुंवर सिंह को यहीं पर वीर कुंवर सिंह को यह नेतृत्व जो है सौंपा जाता है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं, जो विद्रोही जो लोग हैं, आप एक बार देखिए, जो विद्रोही लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपना नेता स्वीकार करते हैं इनको, यानी कि कुंवर सिंह को ये लोग अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, लाइट वाइट को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो विद्रोही है वो 1857 का जो नेतृत्व है वीर कुंवर सिंह को सौंप देते हैं और यहीं पे वो अपना राजा मानने लगते हैं। हालांकि आप देखिएगा, अभी भी कुछ कर लिया जाए काम अच्छा रहेगा। यहीं पे देखिएगा, मतलब वीर कुंवर सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में होता है और ये जन्म इनका होता है जगदीशपुर के एक गांव है, जगदीशपुर के गांव में होता है इनका। इनके पूर्वज जो प्रश्न पूछा जाता है, इनके जो पूर्वज हैं, इनके पूर्वज परमार वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पूर्वज जो है परमार जो राजपूत हैं, राजपूत, इनसे ये लोग बिलोंग करते थे। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो इनकी जो फैमिली थी, इनके जो पूर्वज थे उज्जैन से आकर के, यहाँ पे देखते हैं उज्जैन से आकर ये शाहाबाद में बस गए थे। उज्जैन से आकर ये शाहाबाद में बस गए। इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में हो जाती है। 80 वर्ष में इतना काम कर देते हैं कि 1857 की क्रांति में जितने भी
विद्रोही और जितने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोग होते हैं, इनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि इनके बारे में कथन कहा जाता है, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीरकुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। इन्हीं के बारे में कहा जाता है। यही कथन जो है बहुत ही फेमस रहा, इनका कथन जो है यही बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। तो और भी चीज़ें हैं, जब प्रश्न आएगा तो आगे भी बढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 5 नंबर। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड और राइजोपस में जनन होता है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मुकुलन, कालिका रोपण द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा और अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन हो जाता है यहाँ पे। राइजोपस, राइजोपस जो है, राइजोपस यहाँ पे देखिए तो यह मृतोपजीवी कवकों का एक वंश है। यहाँ पे देख लीजिए, मृतोपजीवी कवकों का, है ना, कवकों का एक वंश है। यह एक वंश है जो सामान्यतः आप देखिएगा जैसे जेली हो गया, जैसे जेली हो जाएगा, जैसे सिरप आप पीते हैं ना तो सिरप पे भी हो जाएगा, चमड़ा पे भी हो जाता है, चमड़ा पे। यहाँ तक कि ब्रेड जो है, ब्रेड कुछ दिन रखिएगा फफूंदा टाइप से हो जाता है ना। इन्हीं सब चीज़ों को अपने आप यह उगने लगता है। जेली पे, सिरप पे, चमड़ा, ब्रेड वगैरह पे ये अपने आप क्या होता है, यह उगने लगता है। यह जो है उगने लगता है ना। और एक बात किया जाए तो ये पशुओं में देखा जाए तो यह पशुओं में, है ना, यह पशुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यह पशुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं ये। और ये मनुष्यों में, जैसे मनुष्यों में ये पाए जाएंगे ज़ाइगोमाइकोसिस के रूप में। मनुष्य में अगर देखा जाए, है ना, मनुष्य में देखिए तो ज़ाइगोमाइकोसिस लिख लिया जाए, है ना, ज़ाइगोमाइकोसिस के रूप में, माइकोसिस के रूप में ये पाए जाते हैं। पशुओं में परजीवी के रूप में यह पाया जाएगा, कौन, राइजोपस, है ना। यह राइजोपस की हम लोग बात कर रहे हैं। यह बहुत तेज़ी से फैलता है, बढ़ता है बहुत तेज़ी से। देखिएगा अगर आप जेली पे देखते हैं, सिरप, चमड़ा, ब्रेड पे देखते हैं तो आज कुछ और देखेंगे, कल कुछ और देखेंगे। यह इसका विस्तार बहुत तीव्र गति से होता है। पशुओं में हम लोगों ने देखा, मनुष्य में भी हम लोगों ने देखा। एक चीज़ और भी आप देख लीजिए, यह एक, जैसे हमने कहा कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, है ना, यह होता है, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा यह होता है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, लिख लिया जाए, एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें नया जीव एकल जनन से बनता है। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल मतलब एक ही जनन से पैदा होता है। एक ही जनन से क्या होता है, पैदा होता है। यानी कि नया जीव एक ही जनन से बनता है। नया जीव जो है एक ही जनन से बनता है। और इसमें युग्मक, इसमें ये भी देख लीजिए, इसमें युग्मक और जनन कोशिकाओं की, युग्मक, इसमें युग्मक और जनन कोशिकाओं की, है ना, जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पे जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। किसमें, अलैंगिक में हो जाता है। और कई एक कोशीय देखा जाए तो कई एक कोशीय और बहुकोशीय जो जीव है, है ना, यह अलैंगिक प्रजनन करता है। कई एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव अलैंगिक प्रजनन करता है। यहाँ पे अलैंगिक क्या करता है, प्रजनन करता है। यहाँ पे देखा जाए तो अलैंगिक प्रजनन के 6 प्रकार हैं। इसको भी देख लीजिए, ये अलैंगिक प्रजनन के 6 प्रकार हो जाते हैं। पहला भी देख लीजिए जिसको हम लोग विखंडन कहते हैं, और दूसरा जो है इसको मुकुलन कहा जाता है।
दूसरा मुकुलन कहा जाता है, और तीसरा जो है बीजाणु का बनना हो जाएगा। तीसरा बीजाणु का बनना हो जाता है ना। और चौथा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो चौथा पुनर्जनन हो जाएगा, पुनर्जनन हो जाता है। चलिए पांचवा देखते हैं, तो पांचवा ये खंडन हो जाता है, और छठा जो है यह कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। छठा कायिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रवर्धन हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, तो इसमें हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक प्रजनन भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा छठा नंबर सवाल। देखिए छठा नंबर सवाल है, छठा में यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे कहता है कि समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, कौन हो जाएगा, है ना। छठा नंबर सवाल, जिसमें ऑप्शन में दिया है चमगादड़ के पंख, कीड़े के पंख और पक्षी के पंख और बंदर के पंख हो जाते हैं। यानी कि छठा नंबर सवाल है, और छठा का आंसर क्या है, समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, तो कौन उदाहरण नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, बंदर के हाथ जो है यह उदाहरण नहीं हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक बात देख लेते हैं, वे अंग जो समान कार्य करते हैं, वे अंग लिख लीजिए, वे अंग जो समान कार्य करते हैं, है ना, समान कार्य करते हैं, देखने में भी समान है, देखने में भी समान है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना इनकी भिन्न होती है। लेकिन उत्पत्ति और संरचना जो है, इनका संरचना जो है वह भिन्न होता है, इनका संरचना भिन्न होता है। वे अंग जो समान कार्य करते हैं, देखने में समान है, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना जो है यह भिन्न होती है। उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं, इसका उदाहरण स्वरूप में हो जाएगा कीट के पंख, है ना, कीट के पंख हो जाएगा उदाहरण स्वरूप में। पक्षी के पंख हो जाएगा, पक्षी के पंख हो जाता है, और कीड़े के भी पंख हो जाएगा, और कीड़े के पंख हो जाता है, ठीक है। लेकिन समजात अंग के जो उदाहरण है, ये हो जाता है समजात अंग के उदाहरण हो जाएगा बंदर के हाथ। और यहाँ पे समरूपी अंगों के उदाहरण हो जाएंगे चमगादड़ के पंख, कीड़े के पंख और पक्षी के पंख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, है ना, किस देश में किया गया। 7 नंबर सवाल उस समय जो करंट अफेयर पूछा था उसी का है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, है ना। आंसर में क्या जाता है यहाँ पे आपको 7 नंबर सवाल, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, सिंगापुर में होता है, ये सिंगापुर में 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन सिंगापुर में उस समय के आंसर के अनुसार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यह शिखर जो सम्मेलन है भारत और प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के मध्य में हुआ था, है ना। पूर्वी एशिया सम्मेलन जो है इसकी बात हो रही है। इसमें आसियान देश के 10 सदस्य, इसमें आसियान देश के 10 सदस्य, आपको पता होगा कि भारत आसियान देश का सदस्य नहीं है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अन्य 8 सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसका मुख्यालय किसका, पूर्वी एशिया सम्मेलन मतलब ईस्ट एशिया समिट का जो मुख्यालय है, यहाँ पे मुख्यालय हनोई वियतनाम में है। हनोई कहाँ पे है, तो वियतनाम में है ना, यह वियतनाम में हो जाता है। चलिए वर्तमान में हम लोग देखते हैं करंट में क्या है। तो वर्तमान में देखा जाए तो 17वीं ईस्ट एशिया समिट जो पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट है। 17वीं ईस्ट एशिया समिट जो है, एशिया समिट, यह आपको हुआ कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में, है ना। ये वर्तमान का आपको मतलब ये डाटा है, करंट अफेयर्स हो जाता है, ये हो जाएगा नोम पेह में। और ये जो है कंबोडिया का, है ना, कंबोडिया का राजधानी हो जाता है,
ठीक है, 13वीं उस समय पूछा था 2019 में। अभी 2023-24 का ये करंट है। पूछा जा सकता है कि 17वीं ईस्ट एशिया समिट का, है ना, आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नोम पेन में होता है और ये कंबोडिया का क्या है, राजधानी हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल, उस समय ये 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, उसी समय यह प्रश्न बना। क्योंकि आप देखते हैं पुरस्कार तो बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन पुरस्कार में जब नोबेल पुरस्कार की बारी आती है तो हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है, नोबेल। और अभी वर्तमान में 2023 का 2024 का पढ़ लीजिएगा अगर एग्ज़ाम होता है तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? 8 नंबर सवाल, है ना। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? उस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। लेकिन हम लोग 2023 में देखते हैं नोबेल पुरस्कार जो रसायन के क्षेत्र में, 2023 में हम लोग देखते हैं रसायन के क्षेत्र में किनको मिला है नोबेल का प्राइज, है ना। यहाँ पे 3 लोग हैं। पहला मोंगी जी बोबेंडी नाम रहता है, मोंगी जी बोबेंडी, मोंगी जी बावेंडी नाम रहता है ना। दूसरा जो नाम है यहाँ पे लुइस ई ब्रुश नाम है, लुइस ई ब्रुश, है ना। दूसरा नाम लुइस ई ब्रुश नाम है, ब्रुश। और तीसरा जो है वो नाम रहता है एलेंसी आई, देख लेते हैं, एलेंसी आई, है ना, एलेंसी आई एकीमो नाम रहता है। ये 3 लोगों को 2023 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। किस लिए मिला? तो इन लोगों ने खोज किया था क्वांटम डॉट्स की। इन लोगों ने क्वांटम डॉट्स की खोज किया, है ना, क्वांटम डॉट्स की खोज की, इसीलिए इन लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। 3 लोग हैं, नाम याद रखिए, मोंगी जी बोबेंडी, लुइस ई ब्रुश, एलेंसी आई एकीमोआ। इन 3 लोगों को 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। 4 ऑप्शन है, आपातकाल की घोषणा करने की, मृत्युदंड देने की, संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने की, और संसद के विश्रांत शांति के अध्यादेश जारी करने की। विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना। तो इसमें आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। लाइट बहुत कम है, तुरंत ये ख़त्म होने वाला है क्योंकि कट गया है लाइट। चलिए तब तक ये प्रश्न कम से कम कर लिया जाए, है ना। देखिए अनुच्छेद आपको 123 की बात किया जाए तो यहाँ पे 123 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। 123 जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का क्या करता है? ये शक्ति देता है, अध्यादेश जारी करने का। कहा जाता है कि अनुच्छेद 123 क्या कहता है? 123 अनुच्छेद कहता है कि संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो, है ना, यानी कि दोनों सदन या एक सदन, है ना, ये सत्र में ना हो और उस समय किसी विधान की अति आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है। तब राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करके कानून बनाता है और यह कानून पेश करता है। ठीक है, 123 के अंतर्गत। उसी तरीके से राज्य के विधान सभा में भी होता है। जब राज्य के विधानमंडल में जब ये तय हो जाए, जब ये राज्यपाल को महसूस हो जाए कि वहाँ पे कोई सत्र चल नहीं रहा है लेकिन विधान की बहुत ही आवश्यकता है, तो राज्यपाल को 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। 213 किसको?
राज्यपाल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, तो 213 जो है यह राज्यपाल को अध्यादेश देने का क्या करता है, अधिकार देता है। दोनों सदन के सत्र में रहने पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है ना। ये दोनों अध्यादेश को अध्यादेश को संसद में अनुमोदन कराना अनिवार्य है। संसद में, है ना, संसद में अनुमोदन कराना क्या है, अनिवार्य है, अथवा 6 माह में वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अथवा 6 माह में, है ना, 6 माह में स्वतः ही क्या हो जाएगा, यह अधिनियम समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अध्यादेश के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो फैक्ट था उसी पे हम लोगों ने किया। अगले हम लोग वीडियो में लंबा वर्क करेंगे क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।